अच्छा, हिप की बायोमैकेनिक्स स्टार्ट करते हैं। हिप जॉइंट जो है सबसे पहले वो एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। तो उसमें 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, 3 डिग्रीज ऑफ मूवमेंट इस पे हो सकती है। एक्सटेंशन, फ्लेक्शन हो गई, इसके अलावा एबडक्शन एडक्शन हो गई, और एक्सटर्नल इंटरनल रोटेशन। ठीक है, ये अलग अलग प्लेन्स में मूवमेंट होती है। इनको कंबाइन एक कम्बिनेशन होती है सरकमडक्शन। ठीक है, तो बायोमैकेनिक्स हिप की पढ़ते हैं। बायोमैकेनिक्स की देते हैं मूवमेंट्स ऑकरिंग एट द हिप जॉइंट। सही हो गया। तो हिप जॉइंट जो है स्टेबल जॉइंट है, जबकि शोल्डर जॉइंट जो है वो मोर मोबाइल जॉइंट है। जितना जॉइंट स्टेबल होता है उतने इंजरी के चांसेस कम होते हैं। जितना मोबाइल होता है और अगर वेट बेरिंग भी साथ हो तो फिर इंजरी के चांसेस ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, हिप जॉइंट स्टेबल जॉइंट है। क्यों स्टेबल है? एक तो इसकी सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है। ये बहुत ज़्यादा मतलब ये कंटैक्टिंग एरिया जो है ना, बॉल ऑफ फीमर और जो सॉकेट जॉइंट है एसिटेबुलम, इसके दरमियान जो सरफेस एरिया है कॉन्टैक्टिंग पॉइंट्स है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये स्टेबल जॉइंट है। इसके ऊपर लेब्रम भी हो तो और भी काफ़ी स्ट्रक्चर्स ऐसे जैसे लिगामेंटस सपोर्ट होगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, और 2-3 और फैक्टर्स है जिसकी वजह से ये बहुत स्टेबल है। सही हो गया। तो आगे जाते हैं। ये जो इधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इन्होंने बात की हुई है, आपने अगर कभी देखा हो, आप अगर बैलून में से हवा बिल्कुल निकाल ले और उसको ऊपर से बंद कर दे, तो उस बैलून के वो जो दो साइड्स होती है उसको आप अलहदा नहीं कर सकते। अलहदा क्यों नहीं कर सकते? उसके अंदर हवा ही नहीं है। तो जब हवा उसके अंदर नहीं होगी तो हमारा बाहर से जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो उस पर एग्जर्ट हो रहा होगा, तो उसकी वजह से हम उसे अलहदा नहीं कर सकते बैलून की दो सरफेसेस को जब वो बंद होगी। ठीक है, इसी तरह ये जॉइंट है, ये भी बंद होता है। सही है, क्लोज्ड है। तो इसके अंदर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, जबकि बाहर एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा है। तो बाहर एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो है इसके ऊपर जोर डालेगा, जिसकी वजह से ये जगह पे रहेगा, चिपका हुआ होगा। तो इसको अलहदा करना मुश्किल होता है जब तक आप इसको पंक्चर ना कर दे। जब पंक्चर करेंगे तो इसके अंदर हवा चली जाएगी, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो अंदर था ना वो बाहर के बराबर हो जाएगा। तो इसके अंदर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होता है, जिसकी वजह से ये 25 kg तक सिर्फ इसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो है ना, ये इसमें इस फिनोमिना को कहते हैं कोएप्टेशन। कोएप्टेशन ऑफ हिप जॉइंट, कोएप्टेशन ऑफ जॉइंट, कोएप्टेशन। ये जो है इस फिनोमिना की वजह से जो है हिप जॉइंट जो है 25 kg वज़न आराम से बर्दाश्त कर लेता है, सिर्फ इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। लिगामेंट्स को हटा दो, आप जो है उसको हटा दो, मसल्स को हटा दो इस जगह से, जॉइंट से। इन लिगामेंट्स और इस मसल्स को हटा दो ना, ये कैप्सूल के अंदर जो इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना जो इसको होल्ड रखेगा, 25 kg तक वज़न को बर्दाश्त कर सकता है। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसकी स्टेबिलिटी का। इसके अलावा लिगामेंटस सपोर्ट होगी। इसके अलावा इन्होंने जो बात लिखी हुई इधर कि ये जो हिप जॉइंट है इसका ये जो फीमर का जो हेड है ये भी आगे की तरफ होता है, और एसिटेबुलम का इस सरफेस भी आगे की तरफ होती है। तो दोनों आगे की तरफ है, तो ये इस तरह का एंगल बना रहा है ना। तो इसको लाइन में लाने के लिए, इस तरह बिल्कुल सीधा लाने के लिए जॉइंट को, ये जो फीमर है उसको और एसिटेबुलम को बिल्कुल अलाइनमेंट में लाने के लिए दो पोजीशंस हम लोग कर सकते हैं, जिससे ये बिल्कुल लाइन में आ जाएगा। एक पोजीशन जो है, आप अपने हिप्स को 90 डिग्री पे फ्लेक्शन में ले आए, साथ ही साथ थोड़ी सी एबडक्शन करें और एक्सटर्नल रोटेशन करें। तो जो फीमर का जो हेड है वो बिल्कुल, और जो एसिटेबुलम का फेस है वो दोनों एक दूसरों के बिल्कुल सामने आ जाएंगे, अलाइनमेंट में आ जाएंगे। इसके अलावा जो दूसरी पोजीशन है वो है एक्सटेंशन, एबडक्शन और इंटरनल रोटेशन। इस पोजीशन को क्लोज पैक पोजीशन भी कहते हैं हिप जॉइंट की। इस पोजीशन में जॉइंट जो होता है वो बिल्कुल टाइट हो जाता है, क्लोज हो जाता है और नज़दीक हो जाता है एक दूसरे के। इसमें मूवमेंट बहुत कम हो रह जाती है, जॉइंट प्ले बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो ये दो पोजीशन है, इसमें जॉइंट अलाइनमेंट में आ जाता है। तो जब इसमें एक और बात लिखी हुई है, जब हम वॉक कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं या कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तो हमारा जो जॉइंट है हिप जॉइंट, इसमें फीमोरल हेड है और एसिटेबुलम है। इसमें बहुत ही छोटा सा कंटेक्ट एरिया है जो इन दो जॉइंट्स के दरमियान इस जगह पे पोस्टीरो सुपीरियर साइड पे होता है कंटेक्ट सरफेस इस जॉइंट की।
तो उस जगह पे सारा बॉडी का वजन पड़ रहा होता है, सही है। बाकी जो ये जो जॉइंट है इधर ये आपस में टच ही नहीं, बहुत ही कम टच होता है, इस पे जोर इतना नहीं पड़ा होता। तो थोड़ी सी जगह पे जब ज़्यादा जोर पड़ता है तो उधर फिर डिजेनरेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से डिजेनरेटिव हिप डिजीजेस कॉमन हो सकती है, प्रेवेलेंस इसी वजह से ज़्यादा है क्योंकि थोड़ी सी जगह जो है स्मॉल कॉन्टैक्ट एरिया है एस्टेबुलम और फीमोरल हेड के दरमियान। तो इन्होंने ये बात लिखी हुई है। इसके बाद एंगल, हमने एंगल ऑफ टॉर्जन पढ़ा था इसे पिछली वाली उसमें। ये एंगल ऑफ टॉर्जन है, ठीक है। जितना हिप आगे या पीछे हो, ये जो हेड और नेक है, ये जितना आगे हो तो एंगल ऑफ टॉर्जन उतना ज़्यादा होगा, एंटी वर्जन उतनी ज़्यादा होगी। जितना ये पीछे की तरफ नीचे की तरफ हो, एंटी एंटी वर्जन कम होगी, रेट्रो वर्जन ज़्यादा होगी, ठीक है। एंगल ऑफ टॉर्जन कम होगा, सही है। ये अब देखिए जितना एंगल ऑफ टॉर्जन इसका कम है, देखिए ये जो एक सीधी लाइन है, ये एक सीधी लाइन ली गई है और एक जो है नेक ऑफ फीमर से एक लाइन ली गई है, इसके दरमियान जो एंगल बन रहा है एंगल ऑफ टॉर्जन है। नॉर्मली 15 डिग्री होता है। 15 डिग्री से कम हो तो स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है हिप की। क्यों ज़्यादा हो जाती है? ये देखिए मैंने बताया हेड आगे की तरफ है, एसिटेबुलम भी आगे की तरफ है। तो अगर ये एंगल कम होगा तो हेड सीधा हो जाएगा, तो इनके दरमियान जो है अलाइनमेंट क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, थोड़ी बहुत सीधा हो जाएगी, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी और भी ज़्यादा हो जाएगी। और दूसरा पॉइंट साथ ही साथ जो है कंटेक्ट एरिया भी ज़्यादा हो जाएगा जॉइंट के दरमियान। अच्छा, मैंने दो पोजीशंस बताई थी पहले कि जिसमें एसिटेबुलम और फीमर हेड जो है अलाइनमेंट में होते हैं। पहली पोजीशन थी 90 डिग्री फ्लेक्शन, थोड़ी सी एबडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन, इसमें जॉइंट अलाइनमेंट में होता है। अगर एक्सटर्नल के बजाय आप इंटरनल रोटेशन करें, जैसे कि हम बैठे होते गाड़ी में, तो उसमें क्या होता है, इंटरनल रोटेशन थोड़ी सी हिप पे हुई होती है। जब इंटरनल रोटेशन हुई होती है तो हिप जॉइंट बहुत अनस्टेबल हो जाता है। तो ये इस पोजीशन में डिसलोकेशन बहुत ज़्यादा कॉमन है। फ्लेक्शन, एबडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन, इसमें जो लिगामेंट्स होती है वो लूज हो जाती है, कैप्सूल भी थोड़ा बहुत लेक्स हो जाता है, ठीक हो गया। अब देखिए जैसे गाड़ी में हम लोग बैठे हो तो हमारे हिप फ्लेक्शन में हो गए, थोड़ा बहुत एबडक्शन हो गया और इंटरनल रोटेशन अगर थोड़ी बहुत हुई है। इसी दौरान अगर एकदम से ब्रेक लगे या आगे कोई गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो जाए तो आगे डैशबोर्ड होगा, डैशबोर्ड के साथ हमारा फीमर लगेगा, फीमर जो है पीछे की तरफ जाने की कोशिश करेगा ना, जिसकी वजह से पोस्टीरियर डिसलोकेशन हो सकती है इस दौरान, ठीक है। बैकवर्ड ऑन द पेल्विस, इन्होंने ये बात लिखी है। इसके अलावा वैसे अगर बात की जाए तो लिगामेंट्स और कैप्सूल इतने स्ट्रांग होते हैं इधर के, वेट बेरिंग जॉइंट है, तो इधर जो है हॉरिजॉन्टल फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा भी पड़े ना तो इस पे स्ट्रेन नहीं आता, स्प्रेन नहीं आता। अच्छा, इस लेग्स के अलावा जितना भी ऊपर बॉडी का वजन है वो सारा इस जॉइंट पे आ रहा है ना। ये जो ऊपर जितनी भी बॉडी है इसका वजन इस जॉइंट पे आ रहा है, इन दोनों जॉइंट्स पे आधा इस जॉइंट पे आ रहा है, आधा बॉडी का वजन इस जॉइंट पे आ रहा है। तो इन्होंने यही बात लिखी, इन केस ऑफ पर्सन बेयरिंग इक्वल वेट थ्रू बोथ लेग्स द वर्टिकल फोर्स ऑन ईच फीमोरल हेड इज इक्वल टू हाफ ऑफ बॉडी वेट। हाफ बॉडी वेट जो है वो इस लेग पे आ रहा है, इक्वल टू हाफ बॉडी वेट ऑन दिस लेग माइनस लेग्स का वेट, क्योंकि लेग्स का वेट तो इसमें नहीं है तो उसको माइनस कर देंगे। लेकिन अगर एक बंदा एक लेग पे खड़ा हो गया है तो फिर इसका मतलब एक लेग इसने हटा दी तो इस साइड का जो बॉडी वेट है वो भी इसी जॉइंट पे आएगा। लेट्स सपोज इस लेग पे मैं खड़ा हो जाता हूँ, इस लेग को मैं फ्री कर देता हूँ, तो सारा बॉडी का वेट जो है इधर आ रहा होगा। जब ये देखिए एक जो है एक टांग जो है स्विंग में चली जाए और एक स्टांस हो, एक लेग पे स्टैंस फेज हो, मतलब एक लेग पे ही खड़ा हुआ है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर दरमियान में S2 वाले रीजन पे होती है ना, वो एक साइड पे शिफ्ट हो जाती है। वजन ग्रेविटी का जो लाइन ऑफ पुल होती है वो एक साइड पे चली जाती है। तो इस दौरान अगर इधर जो एबडक्टर्स है, ग्लूटियस मीडियस स्पेशली, वो अगर वीक हो तो बॉडी इस तरफ गिरने के चांसेस होते हैं, क्योंकि एबडक्टर ग्लूटियस मीडियस क्या करता है, वो बॉडी को अपनी तरफ खींचता है, इस तरफ खींचता है बॉडी को, इधर लगा होता है ये बॉडी को इस तरफ खींचता है। अगर वो वीक हो गए तो बॉडी इस तरफ जाने के चांसेस होंगे। तो बॉडी को इस तरफ से बचाने के लिए वो बंदा क्या करेगा, इस तरफ अपनी ट्रंक को शिफ्ट कर देगा, ठीक हो गया। तो इसको ट्रेंडेलनबर्ग साइन भी कहते हैं। इसके अलावा हिप ड्रॉप भी हो सकती है इस साइड की नीचे की तरफ, क्योंकि ग्लूटियस मीडियस इसको हिप को उठा नहीं सकता ऊपर की तरफ।
यही ट्रेंडल एंड बर्कहाइन ने इन्होंने वही बताया हुआ है कि ये देखिए ग्लूटियस मीडियस जो है इधर का वीक है, जिसकी वजह से दूसरी साइड का हिप नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वैसे नॉर्मली जो होता है ये क्या करता है, ग्लूटियस मीडियस इस साइड से पुल करता है पेल्विस को, तो इस साइड से उठ जाता है पेल्विस, लेकिन इसमें वीक होता है, तो ट्रेंडल एंड बर्कहाइन भी इसे कहते हैं और इसको लर्च गेट भी कहते हैं। सही हो गया। इसके बाद आता है एबडक्टर लर्च, यही बात है। लर्च ये एक तरफ नीचे जो होता है पाव, जैसे ये इसमें लर्चिंग हो रही है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए जो है एक्सटर्नल मीन्स हम लोग लेते हैं, जैसे केन हो गया। केन से हम जो अनइन्वॉल्व साइड है उस साइड पे पकड़ लेते हैं। लेट सपोज इस साइड का एबडक्टर वीक है, तो इस साइड पे ड्रॉप होगी पेल्विस की, तो उसको बचाने के लिए बंदा अगर केन पकड़ ले, केन के ज़ोर से जो है अपना पेल्विस को ऊपर कर सकता है। अच्छा, इन्होंने एक और बात लिखी हुई है कि जॉइंट है ना, जॉइंट के ऊपर मसल्स आए होती है, जब मसल कंट्रैक्शन करते हैं तो वो दोनों जॉइंट आपस में नज़दीक आ जाते हैं, उसके दरमियान कंप्रेशन फोर्सेस होती है, आ जाती है। तो मसल की कंट्रैक्शन से जॉइंट में कंप्रेसिव फोर्सेस क्रिएट होती है। इसमें इन्होंने लिखा हुआ है सुपाइन स्ट्रेट लेग रेस, आप जब लेट के अपना एक टांग को उठाते हैं तो उसमें कंप्रेसिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा होती है, इतनी होती है कि बॉडी वेट से भी ज़्यादा होती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, याद रखें, हो सकता है इसे पेपर में आ जाए क्वेश्चन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जब आपको पता चल गया है कि कंप्रेसिव फोर्स आप जॉइंट पे लाना चाहते हैं लेकिन वेट बेरिंग नहीं करना चाहते, तो आप मसल की कंप्रेसिव फोर्सेस को, मसल को कंट्रैक्ट करते हैं तो उससे भी कंप्रेशन जॉइंट पे काज हो सकती है। तो इसके साथ ये वाली स्लाइड ख़त्म।